स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस आगाज सीरीज में जहां पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग जेई एग्जाम्स, और इसी के थ्रू वी आर टारगेटिंग द एसएससी जेई एंड द आरआरबी जेई एग्जाम, जिसमें कि द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो कि टीसीएस के हर किसी दूसरी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, बस उसी को लेकर इस पूरी सीरीज को बनाया गया है। यहां पर क्वेश्चंस जो है वो रखे गए हैं फॉर दी अपकमिंग एग्जाम्स, लेकिन क्वेश्चंस है फ्रॉम द प्रीवियस 5 to 6 ईयर्स ऑफ एग्जाम्स जो कि टीसीएस ने कंडक्ट कराए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। और उन्हीं क्वेश्चंस के द्वारा ये पूरी सीरीज आप लोगों के सामने आने वाली है, ताकि आपके मन से डर भग जाए कि टीसीएस के क्वेश्चंस आजकल नए पैटर्न पर आ रहे हैं तो पेपर तो कैसा भी आ सकता है। तो उसी कैसे भी आने वाले पेपर के लिए आप 100% रेडी हो जाओ बाय दिस सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ताकि हमारी प्रिपरेशन जो है वो बढ़िया लेवल पर होती रहे। सो इन दिस सेकेंड सेशन ऑफ द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हम आज डिस्कस करने वाले हैं द क्वेश्चंस दैट हैव बीन इनटू द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स रॉ वाटर क्वालिटी पैरामीटर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The very first question that we have, ऑस्मोस्कोप is used to measure। तो आसान सा सवाल पूछा गया है, ऑस्मोस्कोप क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो पहले इनके बारे में जानना चालू करते हैं। ऑक्सीजन ऑफ वाटर डीओ लेवल पता करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो कोई डिवाइस नहीं है, बट वी एक्चुअली गो विद दी विंकलर्स मेथड। विंकलर्स मेथड से पता लगाया जाता है डीओ का लेवल पानी के अंदर। अच्छा, ऑर्डर ऑफ वाटर पता करने के लिए ही हम क्या पता करते हैं, हमारे पास ऑस्मोस्कोप। लेकिन डायरेक्टली हम बात करें कि ऑर्डर ऑफ वाटर या फिर टेस्ट ऑफ वाटर, तो हमारे पास पहले बात करते हैं कलर ऑफ वाटर पता करने के लिए क्या हमारे पास परफॉर्म किया जाता है। तो कलर ऑफ वाटर पता करने के लिए भी बेसिकली यूज दी अगेन कलर मैचिंग टेक्निक से पता करते हैं, लेकिन डिवाइस का नाम क्या पड़ता है, टिंटोमीटर। अब यहां पर हमारे पास जो है वो कंडीशन आ जाती है कि ऑस्मोस्कोप के अंदर हम क्या पता कर रहे हैं, टेस्ट एंड ऑर्डर पता कर रहे हैं, बट यूजुअली वी आर डिटेक्टिंग दी ऑर्डर डिटेक्ट कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अब ये सोचने की जरूरत है सर टेस्ट एंड ऑर्डर में अब टेस्ट को कैसे अलग कर दिया, क्योंकि टेस्ट तो हम कर ही नहीं पाएंगे ना। ठीक है, टेस्ट ऑफ वाटर कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, ये हम इसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। लेकिन इसी को रिलेट करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। परफॉर्म, इसको परफॉर्म नहीं करते, बट इसको रिलेट करते हैं विथ ऑर्डर ऑफ वाटर से, तो इसको रिलेट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या बातें पता होनी चाहिए आपको। तो ऑस्मोस्कोप जो सेट ऑफ फ्लास्क होता है उसकी जो क्वांटिटी है वो होती है 200 ml की। इससे हम हमारे पानी का टेस्ट ऑर्डर बताने की कोशिश करते हैं विथ अ यूनिट रेफर्ड एज थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। और यही हमारे पास जो परमिसिबल है पानी के अंदर टीओएन की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1 टीओएन परमिसिबल होता है। वहीं पर हमारे पास 3 टीओएन इज मैक्सिमम परमिसिबल, कब तक, इन द केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑल्टरनेट सोर्सेस। अच्छा, एक और चीज पता होनी चाहिए कि टीओएन एक्चुअली में है क्या। तो टीओएन है हमारे पास हमारा फाइनल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सैंपल डिवाइडेड बाय हमारा इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल। तो यहां पर आपको सोचने की जरूरत है फाइनल वॉल्यूम कितना हो सकता है, जितना आपने टेस्ट सैंपल लिया उसमें आपने क्या मिलाया, एरेटेड वाटर, और कितना आपने आपका इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल लिया था। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ये है कि ये वाली जो वैल्यू है दिस कैन गो मैक्सिमम अप टू कितना, 200 ml तक जा सकती है। दिस कैन गो मैक्सिमम अप टू 200 ml। तो इसी के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन को ध्यान रखना पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा यहां से, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर एंड इट्स मैक्सिमम एक्सेप्टेबल वैल्यू इज मिसमैच्ड एज पर IS 10500 2012। अब जरा सोचने की कोशिश करते हैं कि अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल वैल्यू जो है इसका मतलब क्या हो जा रहा है।
इसका मतलब अभी भी परमिसिबल वैल्यू ही है, इसका मतलब अभी भी परमिसिबल वैल्यू ही है। अब सोचने की बात यह है कि सर मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू तो फिर हमारे पास कॉज फॉर रिजेक्शन हो जाता है। उसको कहने का तरीका होता है कि मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू इन एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्सेस। तो फिर हम हमारी मैक्सिमम लिमिट पर जाते हैं। भाई टर्बिडिटी के लिए जो यूनिट हमारे पास मेंशन होती है वो होती है 1 NTU परमिसिबल है और 5 NTU मैक्सिमम परमिसिबल है इन एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्सेस। कलर की जो यूनिट है हमारे पास वो है 5 TCU या फिर हमारे पास 15 TCU तक। ध्यान रखिएगा इसे TCU को ट्रू कलर यूनिट को हम जो है वो हेजन यूनिट भी नाम दे सकते हैं। पीएच की जो हमारे पास लिमिट है वो हमारे पास है 7 to 8.5, ये इसकी परमिसिबल लिमिट है। और हमारे पास एक्सट्रीम तक जाते हैं तो बनता है 6.6 to 9 के बराबर तक जाया जा सकता है इन एक्सट्रीम केसेस। और टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स की जो हमारे पास लिमिट है वो है 500 mg पर लीटर परमिसिबल है और मैक्सिमम परमिसिबल है 2000 mg पर लीटर। तो इनमें से कौन सी वाली वैल्यू जो है वो हमारे लिए गलत है? इन्होंने 5000 यूनिट लिखा है वही लिखी है, 6.5 से 8.5 लिखा है ऑलमोस्ट वही लिखा हुआ है, 500 लिखा हुआ है वही की वही वैल्यू है। बस यहां इन्होंने गलत कर दिया है जो कि 1 NTU के बराबर होना चाहिए था। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास, फिर से देखो आजकल जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो कहां से पूछे जा रहे हैं? द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द डायरेक्ट IAS कोड वैल्यूज और रेफरेंस भी देते हैं कि इस IAS कोड से भाई बताओ वैल्यू कितनी है, तो परफेक्ट पता होना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ बेरियम इन ड्रिंकिंग वाटर? अब देखो नए 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 पैरामीटर उठकर आ रहे हैं तो क्या होनी चाहिए इनकी वैल्यू? वैसे तो हमारे पास हमारे बेरियम की जो एक्सेप्टेबल मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट है वो है 0.7 mg पर लीटर के बराबर। इन ऑल्टरनेट सोर्सेस कितनी हो सकती है या फिर इन एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स कितनी हो सकती है? तो उसके लिए तो कोई लिमिट है ही नहीं। तो इसके अलावा और क्या अलग अलग वैल्यूज पता होनी चाहिए जो कि आजकल पूछी जा सकती है अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट वैल्यूज? तो ये है हमारे पास एक्सेप्टेबल लिमिट्स। और अगर हम बात करें ये है हमारे पास परमिसिबल इन एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्सेस। तो एल्यूमिनियम जनरली नहीं सवाल पूछा जाता लेकिन दिस कैन बी द केसेस आने वाले समय में पूछे। तो एल्यूमिनियम की परमिसिबल या एक्सेप्टेबल लिमिट कह सकते हैं 0.03 mg पर लीटर में सारी की सारी वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज आर इन mg पर लीटर। ध्यान रखिएगा ये कुछ नई वैल्यूज है जो कि आजकल सवालों में पूछी जा रही है। एल्यूमिनियम की हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट हो सकती है इन एब्सेंस ऑफ द अल्टरनेट सोर्सेज 0.2 mg पर लीटर तक। इफ यू टॉक अबाउट द अमोनिया तो अमोनिया परमिसिबल है 0.5 mg पर लीटर तक और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट इसके लिए है ही नहीं, मतलब अल्टरनेट सोर्स के रिस्पेक्ट में नहीं डिफाइंड है। बेरियम की 0.7 तक परमिसिबल है और इसकी कोई लिमिट हमारे पास है नहीं। अगर बात करें बोरोन की तो 0.5 mg पर लीटर तक परमिसिबल है और 1 mg पर लीटर तक हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल है या फिर इन केस ऑफ दी नो अल्टरनेट सोर्सेस। क्लोरामीन्स 4 mg पर लीटर तक परमिसिबल है, इनकी मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। मिनरल ऑयल 0.5 mg पर लीटर परमिसिबल है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और ठीक उसी तरह सल्फाइड, लोगों को सल्फेट तो पता है कि 200 से 400 mg पर लीटर तक परमिसिबल और मैक्सिमम परमिसिबल की कैटेगरी में है, लोगों को ये नहीं पता सल्फाइड कितना होना चाहिए। याद रखिएगा 0.05 mg पर लीटर तक। तो ये दीज आर दी वैल्यूज दैट आर टू बी रिमेंबर्ड। इसके अलावा जो बेसिक वैल्यूज है वो तो सभी को पता है कि हार्डनेस हमारे पास 200 से 600, अल्कलिनिटी 200 से 600, कैल्शियम 75 से 200, मैग्नीशियम हमारे पास जो है वो 30 से 70। तो ये सब वैल्यूज सबको रटी हुई होती है। आपको क्या ध्यान रखना है? सर्टेन अदर वैल्यूज जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाए आने वाले एग्जाम में। The maximum permissible limit of chlorides in potable water in absence of an alternate source। अब देखो in absence of an alternate source आजकल वैसे ही पुट अप कर रहे हैं क्वेश्चन, तो कितना बन जाएगा आपके पास? वैसे आपको पता होना चाहिए कि क्लोराइड जो है वो कितने हैं? 250 mg पर लीटर से 1000 तक मैक्सिमम परमिसिबल है। ठीक उसी तरह बात कर लो कैल्शियम के ऊपर, तो कैल्शियम आपके पास 75 से
जो है वो कितना 200 तक मैक्सिमम परमिसिबल है। ठीक उसी तरह बात कर लो क्या मैग्नीशियम के ऊपर, तो मैग्नीशिया की बात कर लो, मैग्नीशियम की बात कर लो आप। ठीक है, ये कितना है 30 से 100 mg पर लीटर तक। सल्फेट जो मैंने अभी आपसे बात करी उसी को लिख भी लो, सल्फेट आपके पास जो है वो 200 मैक्सिमम परमिसिबल, 400 हमारे पास इन केस ऑफ दी एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, तो ये बन जाएगा 400। आंसर क्या हो जाएगा यहां से हमारे पास 250 वुड का अल्टरनेट सोर्स बोला है, तो ये बन जाएगा कितना 1000 mg पर लीटर तक। क्लोराइड को पता करने के लिए क्या पता कराया जाता है, तो टाइट्रेशन मेथड है। टाइट्रेशन मेथड का नाम क्या है, मोहर्स मेथड। और यहां पर आपके पास क्या यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है आपके पास टाइट्रेंट पता होना चाहिए, और टाइट्रेंट है क्या AgNO3। और इसके अलावा आपके पास यहां पर क्या यूज होता है, तो यूज होता है आपके पास आपका कलर इंडिकेटर पोटेशियम क्रोमेट। कलर इंडिकेटर K2Cr2O7 के बराबर, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास यहां पर यूज हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर जो कि हमें पता होने चाहिए। अगला सवाल है द मैक्सिमम पीएच वैल्यू एक्सेप्टेबल ऑफ पोर्टेबल वाटर इज। तो पोर्टेबल वाटर की मैक्सिमम पीएच वैल्यू कहां पर एक्सेप्टेबल है, तो मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं 8.5 तक जा सकते हैं एज पर दी ऑप्शंस दैट आर गिवन बिलो। पीएच से हमें और क्या चीजें पता होनी चाहिए, पीएच की कैलकुलेशन के लिए व्हाट इज टू बी नोन एज पीएच होता है हमारे पास माइनस ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10, और एक होता है पीओएच विच इज बेसिकली इक्वल टू माइनस ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। ठीक है, हमारे पास यहां पर इन दोनों की वैल्यूज किस में होना चाहिए, मोल्स पर लीटर में होना चाहिए। एक और पैरामीटर पता होना चाहिए पीएच प्लस पीओएच हमारे पास कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 14 के बराबर। एक और पैरामीटर पता होना चाहिए कि दो अलग अलग तरह के एसिड है उनको कंपेयर कर रहे हैं, कौन कितना गुना ज्यादा एसिडिक है, तो हमारे पास A इज नंबर ऑफ टाइम्स मोर एसिडिक देन B। कैसे पता करेंगे, तो पता करने का सिंपल तरीका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कर लो, आपके पास इन दोनों का रेशियो ही इसके इतने गुना ज्यादा एसिडिक होने का जो है वो प्रमाण देगा। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि पीएच को पता करने के लिए हमारे पास जो यूज होता है वो होता है हमारा पोटेंशियोमीटर, जिसमें कैलोमल इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनकी मदद से हम आसानी से पीएच को पता कर पाते हैं। आंसर क्या होगा यहां पर, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है अ सॉफ्ट वाटर वुड हैव हार्डनेस इन, तो सॉफ्ट वाटर की हार्डनेस कितनी होगी, हार्डनेस को भी हमेशा CaCO3 के इक्विवेलेंट में जस्टिफाई किया जाता है। और हार्डनेस को जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम एक्चुअली में डिग्री ऑफ हार्डनेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस की बात कर रहे हैं mg पर लीटर के केस में। तो यहां पर हमारे पास हाउ मच द वैल्यू वुड कम आउट टू बी, तो वैल्यू हमारे पास बनेगी अगर 50 से कम होती है, तो अगर 50 से कम होती है, या फिर हमारे पास 51 से 100 तक जाती है, या फिर हमारे पास अगर हम बात करें तो 100 से या 101 से 200 तक जाती है, या 201 से 500 तक जाती है, या फिर ग्रेटर देन 500 हो जाती है, तो पानी को हम क्या बोलते हैं, पानी को हम बोलते हैं दिस इज बेसिकली रेफर्ड एज व्हाट, वेरी सॉफ्ट वाटर। we basically call it as soft water. This is basically called as moderately hard water. This is being referred as hard water, और ये कहला जाएगा हमारे पास वेरी हार्ड वाटर। तो हम किसे कह सकते हैं सॉफ्ट वाटर, जब हमारे पास वैल्यू क्या हो 60 से कम चली जाए। ठीक है, इसी को लिखने का एक और भी तरीका होता है, कभी कभी कहीं कहीं पर इसी को लिखते हैं क्या, इसी को लिखते हैं सॉफ्ट वाटर, इसे लिखते हैं स्लाइटली हार्ड वाटर, इसे लिखते हैं मॉडरेटली हार्ड, और इसे लिखते हैं हार्ड, और इसे लिखते हैं वेरी हार्ड। तो ऐसे भी कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो यहां पर पूछा सॉफ्ट वाटर किसे बोलेंगे, तो अगर हमारे पास हम इस वाली कंडीशन को लेके चलते कि भाई सॉफ्ट वाटर हमारे पास क्या होना चाहिए, तो ये देखो लिमिट जो है वो 100 से ऊपर चली जा रही है, 150 से 150 की लिमिट में चले जा रहा है, तो हमें वहां तक लेके जाना ही नहीं है।
तो हमारे पास वैल्यू को हम एक ही तरीके जस्टिफाई कर सकते हैं क्या, तो वो हो जाएगा हमारे पास ए इज दी ओनली ऑप्शन दैट इज अवेलेबल विथ अस। अच्छा, हार्डनेस के बारे में और क्या पता होना चाहिए, तो हार्डनेस की डिजायरेबल लिमिट भी होती है क्या, डिजायरेबल लिमिट भी होती है, और वो क्या होती है 75 से 115 mg पर लीटर, जिससे कि पानी पीने योग्य बचे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और भी अलग अलग वैल्यूज हैं जिनको हम कह सकते हैं क्या, अमेरिकन डिग्री या इंग्लिश डिग्री या फ्रेंच डिग्री। तो ये सब भी अलग अलग हमारे पास डिग्री ऑफ स्केल है। तो जब हमारे पास अमेरिकन डिग्री की बात करते हैं तो ये होता है हमारे पास 17.12 mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम के बराबर। ये होता है हमारे पास 14.25 mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम के बराबर। ये होता है हमारे पास 10 mg पर लीटर ऑफ CaCO3 के इक्विवेलेंट। तो ऐसे भी हमारे पास इतने mg पर लीटर ऑफ हमारी हार्डनेस एक अमेरिकन डिग्री के बराबर बनेगी, इतने mg पर लीटर ऑफ हार्डनेस हमारे पास एक इंग्लिश डिग्री के बराबर बनेगी, इतनी हमारे पास एक फ्रेंच डिग्री के बराबर बनेगी। तो यहां से भी इनको जस्टिफाई किया जा सकता है। आंसर क्या हो रहा है यहां से, ए इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द IAS कोड 10,500 2012 व्हाट इज द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्सेप्टेबल लिमिट की बात चल रही है तो 500 है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है 2000 तक। ये टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स को पता लगाने के लिए परफॉर्म क्या करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं डाई आयोनिक टेस्टर, मतलब टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं डाई आयोनिक टेस्टर की मदद से। और डाई आयोनिक टेस्टर के अंदर हम पता लगाते हैं हमारे पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेट करेंगे टीडीएस को, तो टीडीएस बनेगा हमारे पास 0.65 टाइम्स ऑफ हमारे पास जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट होती है माइक्रोमोस पर सेंटीमीटर के रूप में। तो एक और भी बात ध्यान रखने की है यहां पर कि हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से हमारे आयंस की मोबिलिटी बढ़ती है, तो मोबिलिटी बढ़ने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू इंक्रीजेस। एक और भी बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दी जाए, तो डिस्टेंस अगर बढ़ा दी जाए तो हमारे आयंस इतने ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू कम आएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो कम आएगी। आई के बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या हो जाएगा यहां से, एक्सेप्टेबल पूछा है तो 500 mg पर लीटर के बराबर। अगला सवाल पूछा है हमसे, एक वाटर का सैंपल है जिसमें कि हमारे पास 33.3 mg पर लीटर mg ऑफ CaCl2 है पर लीटर, और इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। अब हार्डनेस निकालना है CaCl2 की वजह से, सिंपल सी चीज है, आपको क्या करने की जरूरत है, CaCl2 है, आपके पास क्लोराइड है कैल्शियम का, तो हार्डनेस कॉज कर रहा है। तो CaCl2 के केस में आपके पास कैसे आपको कैलकुलेट करना है, तो देख लो आप, हार्डनेस एज CaCO3 इक्विवेलेंट, तो वो आएगा हमारे पास हमारा CaCl2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय, आप ले लो इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2 इनटू कर दो आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, तो हार्डनेस निकल कर आ जाएगी CaCO3 के टर्म्स में। सिंपल सा फंडा है, क्या करने की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है 33.3 mg पर लीटर के बराबर। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे CaCl2 का, तो CaCl2 का इक्विवेलेंट वेट निकालने का सिंपल सा तरीका है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन दी वैलेंसी कर देंगे। तो वहां से हमारे पास कितना बन जाएगा, ये कैल्शियम का है 40 प्लस 2 इंटू 35 क्लोराइड सॉरी Cl का, और डिवाइडेड बाय 2 इसकी वैलेंसी से, इंटू इक्विवेलेंट वेट CaCO3 का निकालेंगे, मैंने कितना 40 प्लस 20 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना बन जा रहा है हमारे पास 16 से 48 60 40 100 बाय 2 50,
और 35 इंटू 70 40 110 बटे 2 55। तो ये बन जाए कितना 33.3 इंटू 50 बटे 55। तो ये वाली वैल्यू छोटी तो आएगी और इसमें कुछ छोटा मल्टीप्लाई होगा, तो कितना छोटा मल्टीप्लाई होगा, तो ये है हमारे पास 10 बटे 11। तो ये है हमारे पास 10 बटे 11 और 11 का ये लिखा हुआ है कितना हमारे पास 3। 11 का ये लिखा हुआ है कितना 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स लिखा हुआ तो कितना हो जाएगा ये 30 mg पर लीटर के बराबर। आसान सा सवाल था, आसानी से बनाया जा सकता है। आंसर क्या है हमारे पास यहां पर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ द टोटल हार्डनेस एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड। ये देखो ऐसे लल्लू से सवाल आ रहे हैं, आर लल्लू कहीं कहीं किसी किसी पार्ट से बहुत आसान सवाल आ रहे हैं, तो आपको उस पार्ट को वैसे सोच के चलना है कि अच्छा ये वाली चीजें ऐसे ऐसे पूछी जाती है टीसीएस के पैटर्न में, तो हमें इसके इर्द गिर्द कैसी कैसी चीजें पता होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल लिमिट टोटल हार्डनेस की 200 mg पर लीटर, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जाती है 600 mg पर लीटर तक। तो दिस इज हाउ बेसिकली यू शुड रिमेंबरिंग ऑफ द टोटल हार्डनेस। जब हार्डनेस की बात करते हैं तो हार्डनेस को पता किससे करते हैं, हार्डनेस को पता करने के अलग अलग तरीके हैं। एक है हमारे पास क्लार्क्स मेथड, एक है हमारे पास वर्सनेट मेथड, एक है हमारे पास हेनर्स मेथड। ये दोनों मेथड जो है वो टाइट्रेशन बेस्ड है, ठीक है, और ये जो मेथड है हमारे पास ये सोप सॉल्यूशन बेस्ड है। और टाइट्रेशन में क्या होता है हमारे पास यहां पर, तो अगर हम वर्सनेट सॉल्यूशन वर्सनेट मेथड की बात करें तो टाइट्रेशन में हमारे पास यहां पर टाइट्रेंट यूज होता है, और टाइट्रेंट होता है हमारे पास हमारा EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। और जो कलर इंडिकेटर होता है हमारे पास, वो कलर इंडिकेटर हमारा यहां पर होता है क्या, एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर, जो अपना कलर चेंज करता है कहां से, तो वो अपना कलर चेंज करता है रेड वाइन से, कंप्लीटली ब्लू ब्लैक कलर में अपने आप को कलर चेंज कर लेता है। क्लियर है बात इतनी, चलिए। तो यहां पर हमारे पास टोटल हार्डनेस की लिमिट क्या हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा, बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। चलिए, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर जान लो फिर यहां से, जब जान ही रहे हो तो क्या है आपके पास, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि टोटल हार्डनेस होता है हमारे पास कैल्शियम हार्डनेस, सॉरी कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर। और एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्या, कि मिनिमम ऑफ एल्कलिनिटी और हार्डनेस, मिनिमम ऑफ एल्कलिनिटी और हार्डनेस, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वही कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी पता होने चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है कि आपके पास एक्सेप्टेबल लिमिट, एक्सेप्टेबल मिनिमम पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या होगा। अब देखो सवाल ऐसा पूछ लिया मिनिमम पीएच कितना हो सकता है, तो मिनिमम पीएच हम ना 6 पे जा सकते हैं, 7.5 तो एक्सेप्टेबल की लिमिट में आता है हमारे पास, तो ये ऑलरेडी है, ऑलरेडी एक्सेप्टेबल है, ये तो हमें चल ही जाएगा। अच्छा हमारे पास 7 ऑलरेडी एक्सेप्टेबल है, ये तो हमारे पास चल ही जाएगा, तो यहां तक तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ 6.5 या 6.6 तक हमारे पास मिनिमम वैल्यू हो सकती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर एट द एंड ऑफ दिस सेशन। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान ऐसे किसी सवालों से जूझ रहे हैं तो आपको जरूरत है आपको डिटेल्ड कोर्स की, विच इज बीइंग प्रोवाइडेड एट द AEC प्लस एप्लीकेशन। विजय बैच में एनरोल कर सकते हैं, SSC JEE के बैच में एनरोल कर सकते हैं, AE के बैच में एनरोल कर सकते हैं, CBT 1 फॉर द RRB JEE के बैच में एनरोल कर सकते हैं, या फिर नॉन टेक पढ़ सकते हैं इन दिस डिटेल्ड कोर्सेज। या फिर अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ही आपकी रिक्वायरमेंट है या आप उसी से जूझ रहे हैं, तो आपको रिक्वायरमेंट है अभ्यास या अभ्यास प्लस बैच की। एक JEE पर फोकस्ड है सिर्फ, और एक पूरी तरीके से JEE और AE दोनों पर फोकस्ड है। आपको रिक्वायरमेंट है अगर सिर्फ आने वाले समय में बहुत जल्दी तरीके से पूरा सिलेबस रिवाइज करने की, तो आपको रिक्वायरमेंट है हमारे फास्ट ट्रैक बैच की। तो आप इनमें से किसी भी बैच के अंदर एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं और आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन को यहीं पर अंत करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।